कर्नाटका के बेंगलोर में 2005 में प्रतिभा मूर्ति नाम की एक 28 साल की लड़की रहती थी। ये लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी थी और HP ग्लोबल सॉफ्ट कंपनी में ये जॉब किया करती थी। अक्सर ये अपनी जॉब की वजह से नाइट शिफ्ट करती थी जो रात के 2 बजे स्टार्ट होती थी। वैसे ये लड़की शादीशुदा थी और पवन शेट्टी नाम के एक लड़के से इसने लव मैरिज करी थी। पवन शेट्टी भी एक MNC कंपनी में अच्छी जॉब करता था, सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था। परिवार के नाम पर प्रतिभा मूर्ति के पास केवल और केवल उसकी माँ थी, क्योंकि उसका कोई भाई और बहन नहीं था और उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वो बहुत छोटी थी। उसकी माँ ने ही उसको पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वो एक बड़ी कंपनी में जॉब करती थी। अक्सर वो इसी के चलते अपनी माँ के पास भी रहने के लिए जाया करती थी और साथ में अपने पति के साथ उनके ससुराल में भी रहा करती थी। ये दिन था 13 दिसंबर 2005 का। रात के 2 बजे प्रतिभा मूर्ति को अपनी ड्यूटी पर जाना था। इनकी कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को लाने ले जाने के लिए कैब लगा रखी थी। इसमें कई सारे ड्राइवर थे जो अलग अलग लोकेशन पर एम्प्लॉयज़ को लेने के लिए जाते थे। प्रतिभा भी लगभग सभी ड्राइवर को अच्छे से जानती थी। साथ ही प्रतिभा का एक और नियम था, जिस वक्त घर से 2 बजे के आसपास वो अपनी ड्यूटी के लिए निकलती थी तो वो अपनी माँ को एक मैसेज किया करती थी कि वो घर से निकल रही है और ऑफिस पहुंचने के बाद भी वो अपनी माँ को मैसेज करती थी कि वो ऑफिस पहुंच गई है। जब प्रतिभा की कंपनी का कैब ड्राइवर उसे कॉल करता है और कहता है कि दीदी मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ, नीचे आ जाइए, उसी वक्त प्रतिभा अपनी माँ को एक मैसेज करती है कि वो ऑफिस के लिए निकल रही है। उसके बाद वो उस कैब में बैठकर अपने ऑफिस चली जाती है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था। अब सुबह हो जाती है। सुबह उठने के बाद प्रतिभा की माँ सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करती है तो वो पाती है कि 1:30 बजे के आसपास प्रतिभा ने उसे मैसेज किया था कि वो अपने ऑफिस के लिए निकल रही है। लेकिन ऑफिस जाने के बाद डेली जो वो अपनी माँ को मैसेज करती थी कि वो ऑफिस पहुँच गई है, वो मैसेज प्रतिभा की माँ को नहीं मिलता है। तुरंत प्रतिभा की जो माँ होती है वो प्रतिभा के नंबर पर कॉल करना शुरू कर देती है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। अब वो बिना देरी किए प्रतिभा के पति पवन शेट्टी को कॉल करती है और उससे पूछती है तो वो उनकी माँ को बताता है कि प्रतिभा तो रात के 2 बजे ड्यूटी चली गई थी, किसी काम की वजह से उसने अपना मोबाइल ऑफ किया होगा, थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। लेकिन एक माँ का दिल ऐसा ही होता है, वो अभी भी परेशान थी और इसीलिए वो प्रतिभा के ऑफिस वाले नंबर पर कॉल करती है। रिसेप्शन पर एक लेडी फ़ोन उठाती है, उससे पूछा जाता है कि प्रतिभा से बात कराइए, तो वो लेडी प्रतिभा की माँ को बताती है कि प्रतिभा तो कल रात को ड्यूटी पर आई ही नहीं। और वो रिसेप्शनिस्ट ये भी बताती है कि प्रतिभा ने आज से पहले ऐसा कभी किया भी नहीं है, क्योंकि अगर उसे छुट्टी लेनी होती थी तो वो पहले से ही एप्लीकेशन देती थी, बिना बताए उसने पहली बार ऑफिस से छुट्टी ली है। अब इतना जानते ही जो प्रतिभा की माँ है वो परेशान हो जाती है और वो बिना देरी किए नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। अब क्योंकि ये मामला एक बड़ी कंपनी में जॉब करने वाली महिला की गुमशुदगी का था तो पुलिस भी एक्शन में आ जाती है। पुलिस बिना देरी किए प्रतिभा के ऑफिस में पहुंचती है। वहां जाकर सबसे पहले ये पूछा जाता है कि कल रात को किस किस ड्राइवर की ड्यूटी कहां पर थी। उन सभी ड्राइवर की लिस्ट निकाली जाती है और यहीं से पुलिस को मालूम चलता है कि उस रात जगदीश नाम के ड्राइवर की ड्यूटी प्रतिभा को लाने के लिए लगी हुई थी। जगदीश को बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो वो पुलिस को कहता है कि लगभग 1:35 पर वो प्रतिभा के घर पर गया था और वहां जाकर उसने जब उनकी डोरबेल बजाई तो उन्हें मालूम चला कि प्रतिभा तो पहले ही एक दूसरी कैब में दूसरे ड्राइवर के साथ ऑफिस जा चुकी है। अब उस रात जितने भी ड्राइवर की ड्यूटी अलग अलग लोकेशन पर अपने एम्प्लॉयज़ को लाने के लिए लगी हुई थी, उन सभी को बुलाया जाता है। बारी बारी से सभी से पूछताछ होती है, वो किस वक्त पर किस एम्प्लॉय को लेने गए थे, उस एम्प्लॉय से भी क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। और यहाँ पर जितने भी ड्राइवर की ड्यूटी उस रात को लगी हुई थी उनमें से कोई भी प्रतिभा को लेकर नहीं आया था। तो सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि आखिर प्रतिभा किस ड्राइवर के साथ गई, क्योंकि वो इतनी तो समझदार जरूर थी कि ऑफिस की कैब के अलावा वो किसी और गाड़ी में तो बिल्कुल नहीं बैठेगी। और अगर वो ऑफिस की गाड़ी में बैठी है तो कौन ड्राइवर उसे लेकर आया और वो उसे लेकर आखिर कहाँ गया। पुलिस के लिए केस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बन गया था और इसी के चलते जो न्यूज़ है ये अगले दिन पूरी वायरल हो जाती है। एक महिला जो रात की ड्यूटी करते वक्त गायब हो गई। कंपनी के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे कि वो अपनी महिला एम्प्लॉय की सुरक्षा नहीं कर सकती है। बेंगलोर पुलिस के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे कि वो अपनी शहर की महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती है। और देखते ही देखते मामला काफ़ी हाईलाइट हो गया, इसीलिए इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है कि स्पेशल टीम का गठन किया जाता है। ये टीम अपनी छानबीन शुरू करती है। फिर से उन सभी ड्राइवर से बात होती है, जिन ड्राइवर की ड्यूटी थी उन सभी से तो पूछताछ हो गई थी। अब पुलिस उन ड्राइवर की लिस्ट निकलवाती है जो उस रात को छुट्टी पर थे। साथ ही पुलिस यहाँ पर प्रतिभा की CDR यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड भी निकालती है और उसमें पुलिस को मालूम चलता है कि 13 दिसंबर 2005 की रात के तकरीबन
तकरीबन 1:25 पर शिव कुमार नाम के एक व्यक्ति ने प्रतिभा को कॉल किया था और पुलिस ने उस रात छुट्टी पर गए सभी ड्राइवर की जो लिस्ट मंगवाई थी उस लिस्ट में भी एक ड्राइवर का नाम शिव कुमार ही था। यहाँ से पुलिस को ये लग रहा था कि यही जो ड्राइवर है ये 1:25 पर प्रतिभा को पिक करने के लिए गया होगा, इसीलिए इसने प्रतिभा को कॉल करके बुलाया होगा कि कैब नीचे खड़ी है, आप आ जाइए। यानी कि यहाँ पर पुलिस को प्राइम सस्पेक्ट मिल चुका था जो कि शिव कुमार नाम का यही ड्राइवर था। अब पुलिस शिव कुमार नाम के इस व्यक्ति का बैकग्राउंड खंगालती है तो पुलिस को मालूम चलता है कि ये व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ नज़दीक के एक इलाके में रहता है। इसकी पत्नी 7 महीने की गर्भवती है। इस बिना देरी किए उसके एड्रेस पर पहुंचती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने शिव कुमार बैठा हुआ था और वो आराम से बैठकर टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। साथ ही टीवी पर जो न्यूज़ चल रही थी वो भी प्रतिभा मूर्ति की गुमशुदगी की ही थी। पुलिस इसे उठा लेती है, पुलिस स्टेशन में लाती है, इससे पूछताछ होती है तो ये पुलिस को कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। पुलिस इससे कहती है कि तुमने रात को तकरीबन 1:25 पर प्रतिभा को कॉल किया था, इसका मतलब तुम ही प्रतिभा को पिक करने के लिए गए थे। लेकिन ये पुलिस से बार बार यही कह रहा था कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मैं तो छुट्टी पर था। हालांकि मैंने रात को 1:25 पर प्रतिभा दीदी को कॉल किया था क्योंकि ये उस लड़की को दीदी कहकर पुकारता था और ये कहता है कि इसने सिर्फ इसलिए कॉल किया था कि उसने ये पूछा था कि आपके लिए कैब आ रही है या फिर नहीं, और इतना कहने के बाद मैंने कॉल कट कर दिया था। पुलिस इसके साथ सख्ती से भी पूछताछ करती है लेकिन उसके बावजूद भी अपने बयान पर टिका हुआ था। अब पुलिस को भी ये लग रहा था कि शायद उन्होंने गलत व्यक्ति को उठा लिया है क्योंकि पुलिस के पास केवल और केवल यही प्रूफ था कि इसने 1:25 पर प्रतिभा को कॉल किया था। उसके अलावा पुलिस के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था जिसमें यह साबित हो कि ये प्रतिभा को लेकर निकला था या किसी ने प्रतिभा को इसके साथ देखा हो। अब पुलिस प्रतिभा के ऑफिस में जाकर इस ड्राइवर के बारे में जब पूछताछ करती है तो कहीं से पुलिस को यह मालूम चलता है कि जो ड्राइवर है ये प्रतिभा मूर्ति से एक तरफा प्यार करता था। अक्सर ये प्रतिभा के पीछे आगे घूमता रहता था और कुछ लोगों का कहना यह भी था कि इसकी प्रतिभा मूर्ति के ऊपर गलत नजर भी थी। अब पुलिस को फिर से जो डाउट है वो शिव कुमार नाम के इसी ड्राइवर के ऊपर जाता है लेकिन ये अपना मुंह नहीं खोल रहा था और इसी के चलते पुलिस एक छोटा सा गेम खेलती है। पुलिस के 2 ऑफिसर इसके पास जाते हैं और इसे कहते हैं कि तूने जो भी कांड किया है उसका खुलासा हो गया है क्योंकि प्रतिभा हमें मिल चुकी है। अब तू अपने मुंह से अगर अपना गुनाह कबूल कर लेगा तो तेरी सजा कम हो जाएगी, नहीं तो तुम्हें हम बहुत कड़ी सजा दिलाएंगे। अब यहाँ पर शिव कुमार नाम का ये ड्राइवर है, ये 5 मिनट तक कुछ सोचता है और उसके बाद ये बोलना शुरू करता है और ये पुलिस से कहता है कि उस रात 1:25 पर प्रतिभा को पिक करने के लिए यही गया था। इसने प्रतिभा को कॉल करके नीचे बुलाया था। प्रतिभा नीचे आई लेकिन उसने आते ही इससे पूछा कि आज तो जगदीश की ड्यूटी है, तुम मुझे लेने क्यों आए हो? तो ये प्रतिभा से कहता है कि जगदीश छुट्टी पर चला गया है और उसके बजाय मेरी ड्यूटी लगी है। अब क्योंकि प्रतिभा इसे अच्छे से जानती थी, वो अक्सर इसके साथ अपने ऑफिस में जाया करती थी, तो वो बिना हिचक के गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठ जाती है और ये प्रतिभा को लेकर निकल जाता है। कुछ दूर जाने पर ये एक अलग रास्ते की तरफ बढ़ता है जो कि एक सुनसान रास्ता था। तो प्रतिभा इससे कहती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन ये प्रतिभा से कहता है कि मुझे एक और एम्प्लॉय को पिक करना है जो इसी रास्ते पर रहता है, उसे पिक करके हम ऑफिस चले जाएंगे। ऐसे ही चलते चलते एक सुनसान रोड पर पहुंच जाते हैं। उस सुनसान रोड पर पहुंचने पर ये अपने गाड़ी में रखा हुआ एक बड़ा सा चाकू निकालता है और उसे प्रतिभा की गर्दन पर रखता है और उसे कहता है कि अगर थोड़ा भी चिल्लाओगी तो तुम्हारा गला काट दूंगा। लेकिन उसी वक्त प्रतिभा देखती है कि सड़क पर सामने से पुलिस की एक पेट्रोलिंग कार आ रही है। प्रतिभा की जान में जान आती है कि शायद अब पुलिस रुकेगी और मैं बच जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर पुलिस का भी एक बड़ा फॉल्ट दिखता है। दरअसल वो पुलिस वाले उस गाड़ी को देखकर वहाँ पर रुकते ही नहीं हैं। बाद में जब इन पुलिस वालों से पूछा गया तो इनका कहना था कि गाड़ी साइड में खड़ी हुई थी, उन्हें लगा किसी ने गाड़ी पार्क कर दी है, उन्होंने उसे चेक करने की कोशिश नहीं की। अगर उस रात ये पुलिस वाले उस गाड़ी को चेक कर लेते तो शायद प्रतिभा जिंदा होती। अब जो ये शिव कुमार नाम का ड्राइवर था ये पुलिस को कहता है कि मैंने प्रतिभा को मार दिया है और उसकी डेड बॉडी को मैंने एक सुनसान जगह पर नाले में फेंका हुआ है। पुलिस शिव कुमार को लेकर उस जगह पर पहुंचती है। नाले में जब तलाश शुरू की जाती है तो वहां से उन्हें एक डेड बॉडी मिल जाती है। उस डेड बॉडी को जब प्रतिभा की मां को दिखाया जाता है तो कपड़ों से, चेहरे से या बाकी चीज़ों से पुष्टि हो जाती है कि ये डेड बॉडी प्रतिभा मूर्ति की ही है। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, साथ ही शिव कुमार को जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी सवाल ये बना हुआ था कि आखिर इस शिव कुमार नाम के व्यक्ति ने प्रतिभा की हत्या क्यों की थी, और इसका जवाब हमें मिलेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें मालूम चलता है कि प्रतिभा को मारने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। और यहाँ पर जो शिव कुमार है वो भी पुलिस को यही बताता है कि प्रतिभा के ऊपर उसकी गलत नज़र पहले से ही थी। वैसे उसके साथ वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन
इस शिव कुमार नाम के ड्राइवर की बीवी झगड़ा करके अपने मायके गई हुई थी। 10 से 15 दिन हो गए थे और इसका कहना है कि इसके अंदर काम उत्तेजना बहुत जाग रही थी। इसी के चलते इसने प्रतिभा को अपना शिकार बनाया और चाकू की नोक पर पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसका गला काटकर हत्या करके उसकी बॉडी को नाले में ही फेंक दिया। उसके बाद पुलिस ने इससे पूछा कि अगर तुमने ये पूरा कांड कर दिया था तो तुम अपने घर पे आराम से क्यों बैठे हुए थे, तुम भागे क्यों नहीं। जिस पर शिव कुमार का कहना था कि उसे अपना प्लान पूरा परफेक्ट लग रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा, इसलिए वो आराम से अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहा था। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि जो कातिल है वो चाहे कितना भी होशियार हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है। 1:25 पर उसने प्रतिभा को जो कॉल किया था उसी की वजह से वो फंस गया। अगर उस दिन वो कॉल ना करके डोरबेल को रिंग करता तो शायद वो पकड़ा ना जाता। लेकिन यहाँ पर खुलासा हो गया। सारे सबूतों, सारे गवाहों के आधार पर कोर्ट में इसको पेश किया गया और लंबी सुनवाई के बाद 6 अक्टूबर 2010 को कोर्ट की तरफ से शिव कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसके बाद इसने हाई कोर्ट में अपील की, जहां पर इसकी सजा को बरकरार रखा गया। जिसके बाद इसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां पर 2023 में एक चौंकाने वाला फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी उम्र कैद की सजा को घटाकर 30 साल की सजा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि ये कोई पेशेवर कातिल नहीं है, इसने गलती की है, इसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए। हालांकि ये व्यक्ति अभी भी जेल में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो इसकी सजा कम की है उससे काफी लोगों के अंदर रोष है।